तो आज हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री व पंजाब और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम। 2022 में होने वाले पंजाब और उत्तराखंड चुनाव को लेकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के संपादक आशीष अग्रवाल उनसे सीधे सवाल कर रहे हैं। तो दुष्यंत कुमार गौतम ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे तमाम दिग्गजों के साथ संगठन में काम किया है। तो ओवर टू यू आशीष सर। शुक्रिया साहिल, बहुत स्वागत है दुष्यंत कुमार गौतम जी आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है सर कि पंजाब के आप प्रभारी हैं जी, पंजाब के आप प्रभारी हैं। पंजाब में सभी राजनीतिक दल इलेक्शन मोड में जा चुके हैं। बीजेपी की 2022 के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, लोगों को तो अब जाने की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन हम हमेशा ही सेवा के माध्यम से राजनीतिक मोड में ही होते हैं। आपने देखा होगा पीछे कोरोना पीरियड के अंदर पूरे 1.5-2 साल लगातार हम जनता के बीच में रहें, जनता की सेवा करते रहें। लोगों का माध्यम होता है राजनीति के माध्यम से जीतना और अपना लाभ लेना। हमारा है सेवा, सेवा का माध्यम हमारा लगातार चलता रहता है, इसलिए हमें तैयारी की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हमारे कार्यकर्ताओं को हमने मोबिलाइज करना होता है, वो प्रक्रिया हमारी लगातार अब चल रही है। ठीक है। मेरा दूसरा सवाल यही है गौतम साहब कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर अब नए गठबंधन बनते हुए नजर आ रहे हैं, अकाली दल के साथ आपका बहुत पुराना गठबंधन था, वो टूट चुका है। पंजाब चुनाव क्या बीजेपी इस बार अकेले लड़ने जा रही है या किसी और राजनीतिक दल के साथ कोई गठबंधन की बातचीत आपकी चल रही है? देखेगा ये जिस प्रकार से इलेक्शन नज़दीक आता है, ये सारी संभावनाएं खुली रहती हैं। कोई जाता है, कोई आता है, सब चलता रहता है। इससे कोई परेशान होने वाली आवश्यकता नहीं है। हम जिस समय आपने देखा होगा हमारा अलायंस था, हम 23 सीट लड़ते थे, वो लोग 117, टोटल 117 सीटें थी, लेकिन हमारा मंडल का गठन 117 सीटों पर था, क्योंकि हम एक सेवा भाव से देश को एक समझते हुए अपना काम करते हैं। हमारा सत्ता हत्याना ही हमारा काम नहीं होता, लोगों के दुख में, तकलीफ में, परेशानी में उनके साथ खड़े रहना भी हमारा लक्ष्य होता है। इसलिए हम एक राजनीतिक दल से कहीं जाता है, एक सामाजिक संगठन के रूप में काम करते हैं। इसलिए हम तो हमेशा जनता के बीच में हैं। आज भी हमने सेवा ही संगठन के माध्यम से, आपने देखो 30 तारीख को हमारे करीब 7 साल केंद्र में पूरे हुए हैं। हमने गैस देने से लेके, ऑक्सीमीटर देने से लेके, लोगों को खाद्य किट दी है। हमने उनको ऐसे जो बीमारी से किट से बचाया जाता है कोरोना से, वो किट दी है हमने उनको। ब्लड बैंक का आप सोच नहीं सकते, हमने कल्पना की थी कि हम पूरे देश से 50,000 यूनिट ब्लड ले पाएंगे, लेकिन 80,000 यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ। और खुद गाँव के अंदर, पंजाब के अंदर भी हमने 1200-1300 यूनिट ब्लड लिया। और यही नहीं है, हम गाँव गए, वहाँ पर हर गाँव के 3,000 गाँव के अंदर हम गए। लोगों ने जो लगातार विरोध कर रहे थे, राजनीतिक विरोध कर रहे थे, बहाना वो किसान आंदोलन का लेते थे, लेकिन जब जनता ने और पब्लिक ने कहा, उनको गांव वालों ने कहा कि भाई ये तो हमें कोरोना से बचाने के लिए आए हैं, आप तो आज दिखाई दे रहे हैं खाली विरोध में दिखाई दे रहे हैं, ये हमें कोरोना से बचाने के लिए आए हैं। तो जनता ने बहुत साहसी तरीके से हमारा स्वागत किया और जनता के दिल में हमारी जगह बनी हुई है। ठीक है, मैं ये इस किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर भी सवाल करूंगा आपसे, लेकिन इस बार अकाली दल से अलग होने के बाद बीजेपी अकेले लड़ने जा रही है, जैसे कि खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो इस बार क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि पंजाब बड़ा राज्य है, 117 सीटें हैं पंजाब में। क्या रणनीति इस बार पंजाब को लेकर बीजेपी बना रही है? देखेगा, आज़ादी के बाद से ही हमारा इनसे अलायंस चल रहा है, और जिससे भी हमारा अलायंस चल रहा है, हमने कभी किसी को छोड़ा नहीं है। वे स्वयं ही छोड़ के गए हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र और देश और समाज पहले होता है, बाकी चीज़ें द्वितीय मानी जाती हैं। इसलिए हम 117 पे पहले भी तैयारी पे थे, आज भी 117 की तैयारी पे हैं। पूर्ण समाज आज हमारे साथ में खड़ा हुआ है। उन्होंने सभी दलों को लगातार देखा है, आपने कांग्रेस को भी देखा, आपने आम पार्टी को भी देखा है, और जिस प्रकार से हमारा अकाली दल का अलायंस के अंदर हमने सरकार चलाई है, उसको भी उन्होंने देखा है। लेकिन जनता की भावना हमेशा यही रही कि भारतीय जनता पार्टी अलग से और अकेले से चुनाव लड़े। जनता के अंदर, पंजाब की जनता के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है, और वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ठीक है, इस बार क्या 117 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी की ओर से?
बिल्कुल 117 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी सब संभावनाएं खुली हुई हैं। कोई भी दल आता है, अलायंस करता है, मिलता जुलता है, ये क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम कोई अछूत नहीं होता, सब मिलकर भी एक ही विचारधारा के साथ, राष्ट्रवाद के साथ में, जो हमारी विचारधारा को मान्य होगा, उसके साथ हम कहीं भी कैसे भी वो हमारे साथ आ सकता है। ठीक है, आप पंजाब के प्रभारी हैं, पंजाब की राजनीति को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। पंजाब के अंदर चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे अकाली दल की बात करें या किसी और राजनीतिक दल की बात करें, वो चेहरे के सिर पर ज्यादातर चुनाव लड़ा जाता है। बीजेपी का चेहरा कौन होगा इस बार पंजाब चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं है। आपने हर एक पार्टी को आपने देखा होगा, अनेकों अनेक उदाहरण आपके सामने भी है। हम देखते हैं कि बड़े बादल हटते हैं तो छोटे बादल आ जाते हैं। आपने देखा होगा नेहरू हटे तो इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी, राजीव के बाद में सोनिया, और सोनिया के बाद में राहुल और प्रियंका, सब चल रहा है। शेख अब्दुल्ला हटे, फारूक अब्दुल्ला, मुलायम हटे तो उनके बेटे आ गए, लालू हटे तो उनके बेटे आ गए, सब में परिवारवाद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतंत्र है, यहाँ पे चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक गरीब आदमी, किसान का बेटा राष्ट्रपति भी बन सकता है। इसलिए हमारे यहाँ चेहरा नहीं है, हमारी ये मूल्य हैं, हमारी जो नीतियाँ हैं, जो सन 1951 में जब जनसंघ का निर्माण हुआ, जब से हम जो चल रहे हैं, हमारी वो नीति है और नीतियों पे लोगों को विश्वास है। हम नीतियों के साथ में जाएंगे और जब फेस की यहाँ तक बात आएगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा होता है, जैसा वो निर्णय करेगा वैसे हम चुनाव में जाएंगे। ठीक है गौतम साहब, अकाली दल बीजेपी से अलग होने के बाद बसपा के साथ चला गया है। एक बड़ा फैसला है पंजाब की राजनीतिक दृष्टिकोण से। आप कैसे देखते हैं इसे? क्या असर आएगा इसका राजनीतिक रूप से? देखिए, ये संभावनाएं हमेशा रहती हैं और बीएसपी का उनके साथ में जाना और पंजाब के अंदर जाना, जिस भावना से उन्होंने काम ये अलायंस किया है, मुझे लगता है वो लाभ उनको नहीं मिलेगा। ये काशीराम की जमीन है, भूमि काशीराम की भूमि है और काशीराम का परिवार आज वहाँ पर इतना पीड़ित है इन लोगों से कि मुझे ये लगता है कि आज काशीराम का परिवार पूछ रहा है कि वहाँ पर आप उत्तर प्रदेश में सतीश मिश्रा जी की माँ के नाम पे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी बना देते हैं तो काशीराम की माँ के नाम पर कौन बनाएगा? वहाँ पे काशीराम के फॉलोअर्स हैं, ना कि बीएसपी के फॉलोअर्स हैं। वो लोग बदला लेने की भावना के साथ में आज बैठे हुए हैं और बीएसपी का कोई वजूद ऐसा मुझे वहाँ दिखाई नहीं देता कि वजूद अपना वो काशीराम को साइड कर अपनी भावनाओं को अवगत कर पाएंगे। और मुझे लगता है अनुसूचित जाति वर्ग जो आज की तारीख में लूटा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है, जिस प्रकार से वहाँ पे स्कॉलरशिप की बात आई थी, सारी स्कॉलरशिप उनके खा गए, उन बच्चों को दाखिला नहीं मिल पाया। जिस प्रकार से नशे के अंदर उन बच्चों को धकेलने की बात की जा रही है, 135-34 लोग अभी भी नशे के डुप्लीकेट दारू से मरे थे, जिसमें मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट थे। ऐसा जो चल रहा है, बच्ची के साथ में बलात्कार की घटनाएं चल रही हैं। अभी एक दलित के परिवार के बच्चे को थाने गया था और थाने में उसको बाहर वो घर पे गया तो मर गया वो। ऐसी अनेकों ने घटना घटी हैं। दलित का कांग्रेस के प्रति जो लगाव है वो लगातार खत्म होता जा रहा है और कांग्रेस जिस मुद्दों पर चुनाव लड़के आई थी, आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस ने ना तो सांस्कृतिक की बचाव किया है, ना राजनीतिक बचाव किया है, ना धार्मिक। आप देखेंगे हर तरीके से लोगों का शोषण किया है उन्होंने। आप जब वो आए थे तो उन्होंने जिस प्रकार से दरबार साहब गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ था तो उन्होंने गुटखा लेके शपथ ली थी कि हम इसका बदला लेंगे। गुरु ग्रंथ साहब हमारे लिए बहुत मान्य होते हैं, पूजनीय है हमारे लिए और पंजाब के लिए तो सर्वप्रथम है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा था, आज तक वो कोई किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाए। 2 उन्होंने कमेटियां बनाई उसके अगेंस्ट में और एक बनाई तो कोर्ट ने मना कर दिया। जी, इन मुद्दों पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आरोप लगाया है कि ये जो गठबंधन है ये प्रधानमंत्री मोदी ने कराया है, क्योंकि अभी भी जो इसकी चाबी है वो दिल्ली में प्रधानमंत्री के हाथ में है। क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के स्टेटमेंट पे कोई विश्वास करता होगा। वो कभी भी कुछ भी कैसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली की राजनीति में भागीदारी भी करता हूँ। मुझे आप अगर उनका पूरा इतिहास देखेंगे, वो हर बार अपनी स्टेटमेंट पे ही बदलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, अभी हम अकाली दल से हटके आ रहे हैं, हम उनसे अलायंस कराएंगे,
बहुजन समाज पार्टी में हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बातें हैं, ये खाली गुमराह करने वाली बातें हैं, ये जनता को गुमराह, इन पे मुद्दे कुछ नहीं है इनके पास में, कोई इन पे योजना नहीं है। उनके विधायक टूट टूट के जा रहे हैं आम पार्टी के। आम पार्टी ने करा क्या है वहां पर? आम पार्टी ने वहां पे स्थिति को एक ऐसे देने स्थिति बना दी है जहां दारू से लोग मर रहे हैं। हमने होम डिलीवरी दारू की कर रहे हैं, वो लोग दारू बेचने का काम कर रहे हैं। वो किसी लोकतंत्र में किसी की ये जगह है कि वो दारू घर घर पहुंचाने का काम करे? उन्होंने कभी दवाई पहुंचाई है? कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद की है क्या उन्होंने? चलिए कहीं भी कोई मदद नहीं की। हाँ, दारू बेचने का काम करा लो उनसे। चलिए ठीक है। गौतम साहब, एक मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि पंजाब में करीबन 32% दलित आबादी है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इस बार इस तरह की खबरें आ रही थी कि बीजेपी शायद किसी दलित चेहरे को आगे करेगी। अकाली दल ने भी इस बार कहा है कि हमारा डिप्टी सीएम दलित होगा। ये क्या नया सियासी समीकरण बनाने का प्रयोग हो रहा है पंजाब की राजनीति में? क्या सिर्फ दलित वोट बैंक लेने के लिए ये रणनीतियां बनाई जा रही हैं? देखेगा, हमने तो विजय सापला जी के रूप में दलित प्रदेश अध्यक्ष भी दिया था, और हमने हमेशा दलितों को दलित मान के नहीं, उनकी प्रतिभा को देखते हैं, हर वर्ग को सहभागिता मिले, हम ऐसा देखते हैं। और लोग परिवारवाद से देखते हैं। जब अकाली दल की सरकार थी, जब भक्त चुन्नीलाल भी थे, चौधरी सोना राम भी थे, हमने भी तो कहा था डिप्टी सीएम बना दो। कहाँ बनाया था इन्होंने? कांग्रेस को तो मौका मिला, कहाँ बनाया डिप्टी सीएम? ये बातें कहने के लिए होती हैं, ऐसे नहीं होती है। हमने देखो ना, हमने राष्ट्रपति दलित बनाया है, और कुछ प्रधानमंत्री भी अपने ओबीसी वर्ग से आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आज भी हमारे 2 गवर्नर दलित हैं, एक वाइस चांसलर दलित है हमारे पास में, 40 सांसद दलित के हैं हमारे पास में, सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास दलित के हैं। दलित को भागीदारी देंगे, ईमानदारी से देंगे तो चलेगा। ये नहीं कि शासन तो ये अपने पास में रखेंगे, मुख्यमंत्री खुद बनेंगे और दलित को अपने पीछे बैग लेके चलने वाला बनाएंगे। मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले मेरा एक सवाल है कि कांग्रेस में जो सियासी बवाल चल रहा है पंजाब की राजनीति में, आप कैसे देखते हैं बतौर विपक्षी दल उसको? क्या असर पड़ेगा इस बार चुनाव में? क्या पार्टी खुद से लड़ेगी या विरोधी दलों से लड़ेगी? क्या देखते हैं आप, क्या समझते हैं? देखो, कांग्रेस वहाँ शासन कर रही है। कांग्रेस की जो वर्तमान में स्थिति है वो जनता के बीच में मुंह दिखाने वाली नहीं है। जिस प्रकार से वो नया नया प्रयोग कर रहे हैं, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने कर रही है। जैसे मरेलकोटला को उन्हें डिस्ट्रिक्ट घोषित किया। मरेलकोटला के अंदर 66 हमारे सिख गुरुओं की शहादत का स्थान है, हर साल मेला लगता है वहाँ पर। उस दिन ना कर कर खाली ईद वाले दिन करना, ये धार्मिक उन्माद बचाने का। और आपने देखा कोरोना के अंदर कैसे रेमडेसिविर वहाँ पानी के अंदर बहती मिली है, किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने उनको वेंटिलेटर दिए, वेंटिलेटर इंस्टॉल नहीं किए, टूल किट के माध्यम से जिस प्रकार से वो मौत की राजनीति कर रहे थे, आज जनता को वहां पर मालूम पड़ गया है। लगातार हम उस बात को देख भी रहे हैं। तो जो कांग्रेस का तो कोई मुंह छुपाने के लिए वो ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रही है, आपस में मतभेद दिखा रही है। कांग्रेस तो बिखर चुकी है, कांग्रेस के खजाने खाली हो चुके हैं, कांग्रेस का पैसा नहीं है कांग्रेस के पास में। कांग्रेस ने पंजाब को बर्बाद करके रख दिया है। कोई भी एक मुद्दा ऐसा नहीं है कांग्रेस जनता के बीच में जा सके। चलिए ठीक है। आप दुष्यंत कुमार गौतम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद सवाल और जवाब का सिलसिला यूं ही आपके साथ जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए आप हमारे साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पंजाब और उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं। ब्रेक पर जाने से पहले गौतम साहब, हम चर्चा कर रहे थे कि राजनीति के अंदर संभावनाओं का खेल हमेशा चलता रहता है, क्योंकि संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। क्या इस बार 2022 के पंजाब चुनाव में बीजेपी का आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन भी हो सकता है क्या? नहीं, हमारा ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ में हम गठबंधन करें, हमारे विचारिक आपस में कोई भी मेल नहीं खाता। हमारी प्राथमिकता रहती है, राष्ट्रीयवाद रहती है, नेशन फर्स्ट रहती है, और जनता हमारे पास में के साथ में जुड़ के हमें चलना होता है। इसलिए उनका कोई भी ऐसा कार्य नहीं है। हमने देखा हुआ है कि जिस प्रकार से वो अपनी कसौटी पर खरे उतरते हो। ठीक है। कल सुखबीर सिंह बादल ने एक बड़ा आरोप लगाया है, बड़ी बात कही है
कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेट्स को यानी राज्यों को दबाने की राजनीति की है, दबाने का काम किया है। इसीलिए जितने भी जो क्षेत्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर आकर एक फेडरेशन बनाने की जरूरत है, ताकि वो अपनी बात को शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ रख सकें और अपने हितों के लिए लड़ सकें। आप कैसे देखते हैं इसे? आपकी क्या राय है? देखिएगा, अकाली दल हमारा भी गठबंधन रहा है, हमारे साथ भी मिलकर चला है। ये सब राजनीतिक बातें हैं। चुनाव आ रहा है, चुनाव के समय पे अपना फेस सेविंग के लिए वो कोई भी बात ऐसी कर सकते हैं, क्योंकि अकेले पड़ गए हैं, इसलिए उनको गठबंधन ढूंढने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि उनकी कार्यशैली भी पहले ऐसी रही है कि जन समर्थन नहीं रहा है। और मुझे दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि अलायंस में हम भी उनके साथ थे। मैं उनके बारे में क्या ज़्यादा कहूँगा, सब मालूम पड़ जाएगा। अभी चुनाव में हम जा रहे हैं, कौन कितने पानी में। ठीक है, पंजाब को लेकर एक मेरा अंतिम सवाल है कि पंजाब जो है खेती बहुमूल्य वाला राज्य है, किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कैसे आपकी पार्टी जो है वो किसानों को समझाएगी इस बात? देखेगा, किसान आंदोलन जो वहाँ पर चल रहा है, इसी सब राजनीतिक प्रेरित है। पहले हमें भी लगा था कि भी किसानों के साथ में बात करनी चाहिए। हमें ध्यान है कि ये अकाली दल था जो हमारा अलायंस में था, हमारे साथ था। और जब समय किसान की बात आई थी तो ये बड़ा खुश हुआ था कि आप 3 बिल लेके आ rहे हैं, और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, उसको बहुत अच्छा दोहराया था। ये किसान बिल कोई पहले नया नहीं आया है। 10 सालों से लगातार जितने भी विपक्ष के नेता रहे हैं, चाहे मनमोहन सिंह रहे हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, शरद पवार रहे हो, सबने इसका हल कहा है कि हाँ ये बिल आने चाहिए। लेकिन आज हम जो बिल लेके आए, जैसे हमारा जीएसटी पे विरोध किया, जो चीज हम लेके आते सीए ये कहते थे, हम लेके आए तो विरोध किया। इनको विरोध की भावना से ये विरोध कर रहे हैं। आज किसानों के पक्ष का ये बिल है। आज बताइए ना आप, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर इनके जो माध्यम से चल रहा था, किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छोड़ता है तो 5 लाख रुपए जुर्माना था। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छोड़ता है, किसान की मर्जी है। हमने कहा किसान कुछ भी करे, किसान फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, वो चाहे तो छोड़ दे, वो चाहे तो ना छोड़े। उसको लाभ मिलता हो, ऊंची कीमत में बेच सकता हो तो ऊंची कीमत में बेचे। मुझे दुर्भाग्य ये लगता है, ये बिल जो किसान बिल है, ये खाली पंजाब और हरियाणा के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। पूरे देश को मानने हैं तो पंजाब और हरियाणा में क्या समस्या है? क्योंकि पंजाब के किसान ये चाहते हैं, जो सरमाएदार है, जिन्होंने इन पर अंकुश लगा रखा है, वो चाहते हैं कि पंजाब का किसान ऐसे रहना चाहिए, एक तरफ बैल लगे, एक तरफ किसान लगे, और वो हल जोतता दिखाई देना चाहिए। आप मुझे बताइए, आपसे ही मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि पंजाब के अंदर कोई भी एक चीज आप उठाकर देखेंगे, उसको कहीं भी ले आकर देश में और विदेश में कहीं भी बेच सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। और आप गेहूं अनाज से आप आटा बनाकर पैक करके बेचेंगे, उसको कोई समझाना पड़ेगा। उसको कोई एक मिनट उसको कोई नहीं रोक सकता। नहीं समझाया है ना, ये हमने समझाया किसान को। देखो, ये किसान को हमने सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि दी है हमने किसान को। हमने उससे पहले उसको हमने क्रेडिट कार्ड दिया है, किसान क्रेडिट कार्ड दिया। आपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कितना, पहले यही सरमाएदार लोग उनकी जमीन को हत्या लिया करते थे, उनके जानवरों को खोल के ले जाया करते थे, जब पैसे नहीं देते तो उनको जेल में डाल दिया करते थे। आज हमने लगातार किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं, हम सॉइल हेल्थ कार्ड हमने दिया किसानों को। और किसानों को जिस प्रकार से हमने ये एमएसपी की बात करते हैं, ये एमएसपी की बात करते हैं, आज एमएसपी भी 1.5 गुना रेट पे हम ले रहे हैं। जी बिल्कुल। अब मैं प्रश्न, क्योंकि आप उत्तराखंड के भी आप प्रभारी हैं, उत्तराखंड से जुड़े भी कुछ सवाल हैं। उत्तराखंड में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है मुख्यमंत्री का चुनाव। क्योंकि मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ना है, सितंबर से पहले चुनाव होना है। क्या जो गंगोत्री की सीट खाली है, वहां से मुख्यमंत्री का चुनाव जो है वो मैदान में उतारा जाएगा मुख्यमंत्री को, या किसी और सीट से उतारा जाएगा? क्योंकि अगर किसी और सीट से आते हैं तो बीजेपी के सामने 2 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव आ जाएगा। क्या कुछ रणनीति इसको लेकर बन पाई है अभी तक? देखेगा, मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के जब वहाँ पर कार्यकर्ताओं को और वहाँ की उत्तराखंड की जनता का मनोबल बहुत बड़ा हुआ है। ये इसी बात से आप देख सकते हैं कि पहला चुनाव जो बाई इलेक्शन हुआ है, जो कि 2200 से हम हारे थे और जीते थे, आज हम 5000 से जीत कर उसको आ रहे हैं। लेकिन ये 2 चुनाव जो है, जो मुख्यमंत्री का विधानसभा के लिए चुनाव और मुख्यमंत्री की लोकसभा के लिए चुनाव, ये हमने लिया है।
ये जनता के जनता ने जो हमें सम्मान दिया है वहाँ पर, और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को वहाँ पे हमने क्रियान्वयन किया है। आप मानेंगे नहीं, हमने 5 साल का आयुष्मान कार्ड 5 लाख का हमने सारी जनता को वहाँ पे दिया है। 1 रुपए में नल और जल दिया है हमने। सड़कों का आप निर्माण देखिएगा, हमारे लिए चुनौती नहीं है। 7 विधायकों ने कहा कि हम अपनी सीट खाली करने के लिए तैयार हैं। जी जी जी, क्योंकि वक्त की कमी है और आपके सामने भी 2022 के 2 राज्यों का चुनावों का बड़ा जिम्मा आपके सामने खड़ा है। मेरा अंतिम सवाल है आपसे, संक्षिप्त में मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि पंजाब और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में जो इस बार टिकटें दी जाएंगी वो सिटिंग विधायकों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर दी जाएंगी, या सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जा सकता है, नए चेहरों को आगे लाया जाएगा? इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी टिकट बंटवारे को लेकर? संक्षिप्त में मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगा। देखो, हम एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल का काम जीतना प्राथमिकता होती है। जो विजिबिलिटी जो होगी उस पर हम टिकट देंगे, जो जीतने वाला होगा उसको टिकट देंगे, और जो हमारी विचारधारा को सम्मान करता हो, हमारी विचारधारा को मानता हो, वो हमारी प्राथमिकता होगी इसके अंदर। यानी हम मान के चलें कि अगर किसी विधायक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो उसका टिकट भी कट सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कट सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन विजिबिलिटी मस्ट है। जो आदमी जीतने वाला होगा और हमारी विचारधारा और राष्ट्रवाद को मानता होगा उसको टिकट दी जाएगी। हो सकता है सारे भी रिपीट हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कटे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत कुमार गौतम जी, आप हमारे साथ जुड़े और बड़ी बेबाकी के साथ आपने उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो उत्तराखंड और पंजाब के साथ साथ पूरे देश की जनता जानना चाहती थी। आपने दुष्यंत कुमार गौतम को सुना जो पंजाब में 2022 के चुनाव होने जा रहे हैं, उत्तराखंड के चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या बीजेपी की रणनीति है, क्या तैयारियां हैं, वो आज आपने उनके मुंह से सुनी। फिलहाल आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ, कहीं जाइएगा मत, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.